नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सख्त गर्मी में भी मेरी नौकरानी गर्म चादर ओढ़ कर आती थी, और जब मेरे कमरे की सफाई करती तब अंदर से कुंडी लगा देती, और काफ़ी देर बाद जब बाहर निकलती तो कहती, मेम साहब आपका कमरा बहुत गंदा था, जिसको साफ करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने पति से शिकायत करती तो वह कहते कि ऐसी गलती हरगिज़ मत करना, इतने कम पैसों में कोई काम करने वाली नहीं मिलेगी। मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन काम वाली को जल्दी छुट्टी देकर खुद उसके जैसी चादर ओढ़कर कमरे में सफाई करने गई तो कुछ ही देर बाद मेरी तो रूह कांप उठी थी। जब मुझे अपनी काम वाली कुछ अजीब लगती है, मेरा तो दिल करता है उसे काम से निकाल दूँ। मैं अपने पति के साथ बैठे चाय पी रही थी। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया तो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बैठे तुम्हें उस गरीब औरत के साथ क्या तकलीफ हो गई है? एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हो चुका हूँ। तुम हर वक्त किसी न किसी काम वाले की बुराई करने में लगी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर आशीष उठे और चाय पिए बिना ही कमरे में चले गए, जबकि मैं कुर्सी पर हक्का बक्का होकर बैठी रह गई थी। आशीष ने कभी मेरे साथ इस तरह से गुस्से से बात नहीं की थी। वह तो एकदम नरम दिल इंसान थे। वो मेरे हर मुश्किल को चुटकियों में दूर किया करते थे। मेरे साथ इस तरह के बर्ताव की मुझे उनसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल तो किया कि मैं अभी के अभी नौकरानी रेशमा को फ़ोन करके बता दूं कि तू कल से मेरे घर पर काम करने मत आना, मगर फिर आशीष के बारे में सोचकर मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया था। मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैंने फ़िलहाल इस बात को छोड़ दिया था। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। जब खाना तैयार हुआ तो आशीष को बुलाने चली गई थी। मुझे लगा था कि अपने उस बर्ताव पर अभी वो शर्मिंदगी जाहिर करेंगे, मगर उनके बर्ताव में मुझे जरा सा भी बदलाव नज़र नहीं आया। वो खामोशी से उठकर बाहर आए और कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर वापस कमरे में चले गए। जब मैं किचन का सारा काम करके वापस गई तब आशीष सो चुके थे। मैं इस बात पर हैरान थी कि उन्होंने इस जरा सी बात पर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया था। अगले सुबह रेशमा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं बाहर खड़ी उसके काम खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। रेशमा ने 20 दिन पहले मेरे घर में काम करना शुरू किया था। वो बहुत कम पैसों में मान गई थी। वो लड़की तो अच्छी थी, मगर मुझे उसकी कमरा बंद करने वाली बात पसंद नहीं आई थी। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वो बोली, मेम साहब मैं सब घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो जाती थी। जब वो कमरे की सफाई करके आई तो मुझे बड़ी थकी हुई लग रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोली, मेम साहब हर रोज़ पूरा 1 घंटा सफाई करके आपका कमरा साफ करती हूँ तो थक जाती हूँ। मैं मुस्कुराकर फिर से किचन में चली गई थी। मैं किचन में खड़ी होकर रेशमा की हरकतों को गौर से नोटिस करने की कोशिश करने लगी। उसने वहीं पर कुछ देर आराम किया और फिर उठ गई। उसने लिविंग रूम की सफाई करनी शुरू कर दी। इतनी देर में आशीष भी आ चुके थे। आशीष के आते ही रेशमा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। आशीष ने एक नज़र से उसकी तरफ देखा था और वो कमरे में चले गए थे। अब रेशमा जले पैर की बिल्ली की तरह लिविंग रूम में चक्कर पे चक्कर लगा रही थी। उसने इधर उधर देखा और जब मैं कहीं नज़र ना आई तो कमरे की तरफ चल दी थी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और जल्दी जल्दी लिविंग रूम की सफाई करके मुझे अलविदा कहकर घर से बाहर निकल गई थी। रेशमा के जाते ही आशीष बाहर निकल आए थे। उन्होंने मेरा हाथ थामकर हाथ को चूम लिया था। उनका मूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बोले, रानी सरकार जल्दी से खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। हम दोनों ने बड़ी हंसी खुशी खाना खाया था। मैं तो आशीष के अच्छे मूड से तो खुश हुई थी, लेकिन रेशमा के लिए मेरे मन में अभी तक दुविधा थी। ना जाने किस इरादे से वो मेरे घर में दाखिल होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रेशमा से जुड़ी कोई भी बात अब मैं आशीष से नहीं करूँगी। पहले उसकी नीयत जान लूँ, फिर कोई फैसला करूँगी। अगले दिन रेशमा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से नोटिस किया था। उसने गर्म शाल ओढ़ रखी थी जिसमें वो असल में छुपी हुई थी। मैंने कहा, रेशमा कितनी ज़्यादा गर्मी है, तुम ये शाल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई और चादर नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी चादर दे दूँ। उसकी आंखें एकदम ही आंसू से भर गई थी। वह बोली, मेम साहब ये शाल बड़ी कीमती है, किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर मैं आपसे चादर ले लूँ तो क्या मेरी तकदीर आपके जैसे हो जाएगी? नहीं ना, तो फिर इस अदला बदली का क्या फ़ायदा? फिर वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे शाल के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था। क्या था यह तो मैं देख ना पाई थी, मगर मेरे मन में शक जरूर पैदा करके गई थी। रेशमा मेरे कमरे को
अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर चुकी थी और मैं परेशान होकर लिविंग रूम में चक्कर लगा रही थी। आशीष ऑफिस से लौट आए थे और मुझे इस तरह से परेशान देखकर बोले, क्या हुआ पायल? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी देर में रेशमा कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर चौंक गई थी और जल्दी जल्दी में लिविंग रूम की सफाई करने लगी थी। आशीष कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैं बाहर खड़ी देखती रह गई थी। रेशमा ने जल्दी जल्दी से अपना काम पूरा किया और आशीष के बाहर आने से पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि जब भी रेशमा कमरे की सफाई करके बाहर निकलती थी तो मैं कमरे में झांकती भी नहीं थी, लेकिन आशीष घर में आते ही कमरे में चले जाते और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैंने इतनी बड़ी बात कैसे नज़रअंदाज कर दी थी। आशीष बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मली जाहिर किया था, मगर अंदर से मेरे दिल में आंधी और तूफान मचल रहा था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो आशीष इधर उधर की बातें करने लगे थे। मेरा दिल तो किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस समस्या का समाधान करके ही रहूँगी। अब अगली शाम को जब रेशमा काम पर आई तो मैंने कहा, तुम मेरे घर की सफाई का समय बदली कर दो। तुम 2 से 5 बजे तक मेरे घर का काम करके जाया करो। रेशमा मुस्कुरा कर बोली, मेम साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। इस टाइम तो मैं मेजर तिवारी के घर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम समय बदली कर दो, मेजर के घर का काम शाम के वक्त कर लेना। वो ना में सिर हिलाते हुए बोली, मेम साहब, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर देती। अगर आप मेरी जगह किसी और को काम पे रखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। मैं चुप हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि रेशमा जैसे अच्छे से काम करने वाले औरत को सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूँ। इसलिए मैंने सोचा पहले मामले की अच्छी तरह से छानबीन कर लूँ। रेशमा एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी लिविंग रूम में बैठी उसी के निकलने का इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर में आशीष भी ऑफिस से वापस घर आ चुके थे। आज आशीष जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, पूरा कमरा गाजर के हलवे के महक से सुगंधित हो चुका था। मैंने सोच भरी निगाहों से आशीष की तरफ देखा तो वो बोले, ऑफिस में एक दोस्त घर से मेरे लिए हलवा बना कर लाया था। मैंने ठीक है में सिर हिला दिया और फिर किचन में चली गई। मैं किचन में रखी कुर्सी पर बैठ गई थी और मेरे आंखों से बूंदों की तरह आंसू टपकने लगे थे, क्योंकि मैं जानती थी यह हलवा आशीष के लिए रेशमा ही लाई थी। क्योंकि जब आशीष ऑफिस से आए तब उनके हाथ तो खाली थे। आशीष ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? एक झूठ का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक झूठ 100 झूठ को पैदा कर देता है। फिर इंसान सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। आशीष को गाजर का हलवा बहुत पसंद था। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी, या फिर मेरे ससुराल वाले ही जानते थे। मेरे काम वाली को मेरे पति की पसंद नापसंद के बारे में कैसे मालूम हो सकता था? मैंने देखा आशीष मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट फैला दी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह के हालात में किस तरह से रिएक्ट किया जाता है। इसलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। आशीष किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास क्यों लग रही हो? मैंने कहा कि सिर में दर्द है, मगर मैं जानती थी इस जवाब पे आशीष को भी यकीन नहीं हुआ है। हम दोनों ने खाना खाया तो वापस अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं ताज़ा हवा खाने के लिए घर के बाहर टहलने आ गई थी। आज दिल बड़ा घबरा रहा था। आंसू खुद ब खुद गिरते चले जा रहे थे। फिर मैंने नींद की गोली खा ली और जल्दी ही सो गई थी। सुबह आशीष मुझे बोल के गए थे कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं अब ठीक हूँ, तो ऑफिस चले गए और मैंने मेजर तिवारी जी के घर की राह पकड़ ली थी। मेजर साहब का घर हमारे इलाके में ही था। अभी रेशमा उनके घर काम करने नहीं गई थी, इसलिए मैं उसकी पूछताछ कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो मिसेस तिवारी ने मेरी खूब अच्छे से खातिरदारी की थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मिसेस तिवारी से कहा कि मुझे रेशमा पर बड़ी दया आती है। वो इतनी गर्मी में गर्म शाल ओढ़कर आती है, क्यों ना हम उसके लिए एक चादर का इंतज़ाम कर दे। मिसेस तिवारी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोली, रेशमा तो हमारे घर दुपट्टे में आती है, वो तो सर्दियों में भी गर्म शाल नहीं ओढ़ती। मैं चौंक गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। मैंने फिर भी कहा, रेशमा को ना जाने क्या फोबिया है, वो बेडरूम की सफाई करते वक्त ना जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा देती है। मिसेस तिवारी सोच में पड़ गई थी। फिर सोचते हुए बोली, ठीक है, हमें नौकरानी के साथ नरमाई से पेश आना चाहिए, मगर हर चीज़ का एक नियम होता है और एक हद होती है। मैं कभी भी किसी काम वाली को ये इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे, बल्कि मैं ऐसे काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी। मैंने कहा,
लेकिन मुझे तो रेशमा ने यही बताया था कि सब घरों में वो ऐसे ही कुंडी लगाकर सफाई करती है। मिसेस तिवारी के अगले शब्द मेरे दिल को छू गए। वो बोली, आप बहुत मासूम हैं। मैं अच्छी तरह से जानती थी उन्होंने बेवकूफ़ की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल बड़ी खूबी से किया था। मैं उठकर अपने घर आ गई थी। मिसेस तिवारी की बातें मेरे कानों में गूंजती रही थी। शाम हुई तो रेशमा खुद को एक गर्म चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर आ पहुंची थी और वो कमरे में चली गई थी। अभी वो कमरे से बाहर ही आई थी कि आशीष भी ऑफिस से घर आ गए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब आशीष गुस्से से चिल्लाकर बोले, रेशमा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ। मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। रेशमा रोने लगी थी। वो बोली, इस भरी दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मेरे नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सारी हकीकत आपके बीबी को बता दूंगी। फिर आप क्या करेंगे? इतना कहकर रेशमा लिविंग रूम की सफाई किए बिना ही मेरे घर से निकल गई थी। मैं तो रेशमा की बातों से हैरान हो गई थी। उसके पास आशीष का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से वो उनको डरा धमका रही थी? फिर वो ये क्यों कह रही थी कि मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने आशीष को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वो बोल रहे थे, कैसी औरत हो तुम जो घर का काम ही नहीं कर सकती? घर में हम दो ही तो लोग हैं, मगर तुम तो दो लोगों का काम भी नहीं कर सकती हो और ऐसी नौकरानियों को घर बुला लेती हो। वो इतना कहकर बाहर चले गए थे। मैं कमरे में आई तो हलवे की खुशबू ने मेरे दिल में फिर से हलचल मचा दी थी। आज शायद आशीष हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने उसे अनदेखा किया था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो आशीष बड़ी परेशानी से यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। मैं खुद हैरान सी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी हकीकत सामने लाऊं? मुझे रह रहकर रेशमा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस तरह के हालात से मजबूर थी कि उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को लाचार पाया था, इसलिए मैंने आशीष की माँ से मदद लेने का सोचा। वो गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों पति पत्नी आशीष की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे आशियानों को बिखरने से बचा ले। मेरी सास बड़ी नेक दिल औरत थी। वो अगले ही दिन अपने छोटे बेटे के साथ गांव से शहर हमारे घर आ गई थी। आशीष अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो बोले, माँ, इस महंगाई में इस शहर में रहना बहुत मुश्किल है, आप क्यों आ गई है यहाँ? मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, अब और 2 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा तो मेरे बजट पर बुरा असर पड़ेगा। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आशीष को चुप रहने का इशारा किया तो बोले, तो हम दोनों माँ बेटे के मामले से दूर रहो। मैं भी चुप हो गई थी, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, माँ आ जाओ, हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इस महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़ के रोकने की विनती की थी, जबकि मेरा देवर इस तरह नाराज़ हो चुका था कि वो मेरे 1000 बार कहने पर भी ना रुका था। उल्टा आशीष मुझे ही डांटने लगे थे, तुम उसे जाने दो, मत रोको। देवर चला गया था। सास परेशान थी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका लाडला बेटा उनके साथ इस तरह सुलूक करेगा। मैंने अपने सास को सारी बात बता दी थी। मैं उनसे बोली थी कि आशीष कुछ बदल से गए हैं, इसलिए मैंने आपको बड़ा मानकर यहाँ बुलाया है ताकि आप हम दोनों के दरमियान की सारी गलत फहमियाँ दूर कर दे। शाम हुई तो मैं रेशमा का इंतज़ार करने लगी थी। मैं अपने सास को रेशमा के बारे में पहले से सब कुछ बता चुकी थी। उसके काम का समय निकल गया था, मगर रेशमा काम पे नहीं आई थी। मैंने आशीष से बात की कि अब माँ के आने से घर का काम बढ़ गया है, मगर रेशमा आज आई ही नहीं। आशीष कड़क आवाज़ में बोले, मैंने उसको काम से निकाल दिया है, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी। तुम जो मुफ्तखोर लोगों को दावत देकर बैठी हो, फिर ये तो होना ही है ना। मैं आशीष के जवाब पर दंग सी रह गई थी। वो कभी भी ऐसे नहीं थे। उनका व्यक्तिमत्व तो इतना चमकदार था कि मुझे उनकी तरफ देखकर रोशनी मिलती थी। अब वो ऐसे क्यों हो गए? मेरी सास रेशमा को मिलकर कोई फैसला लेना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि आखिर क्या किया जाए। फिर जो मन में आया मैंने वही कर दिया था। अगले दिन मैं मिसेस तिवारी के घर जाकर बैठ गई थी। उसके काम के टाइम पर जब रेशमा वहाँ पहुँची तो मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, रेशमा, शुक्र है कि आज तुमने गर्म शाल नहीं ओढ़ रखी है, देखो तो सूरज कैसे आग उगल रहा है। फिर मैंने उससे विनती की कि आशीष ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें अब काम वाली की ज़रूरत नहीं रही। अब घर में सास भी आई है, मुझे तुम्हारी पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। आज तुम हमारे घर ज़रूर आना। आशीष ने भी इस बात को कबूल किया है। मैंने नोटिस किया कि एकदम से रेशमा का चेहरा खुलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो रेशमा अपनी गर्म चादर ओढ़कर हमारे घर आ गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी
कि उसने आज दुपट्टे को सिर से ओढ़ के चेहरा ढक लिया था। मुझे रेशमा का इस तरह का बर्ताव देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मिसेस तिवारी के यहाँ तो तुम दुपट्टे में चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब चेहरा भी ढकने लगी हो। वो चिढ़ाने वाली हंसी के साथ बोली, मेम साहब, आप ही ने तो कहा था घर में आपकी सास आई हुई है, इसलिए दुपट्टा चेहरे तक सरकाया है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई गैर नहीं है, मेरी सास ही तो है। रेशमा सिर हिलाकर मेरे कमरे में चली गई थी। आज उसने रोज़ के मुकाबले ज़्यादा देर लगाई थी। मैंने अपनी सास को बाहर आंगन में बैठने को कहा था। मैंने कहा, अगर आशीष आ गए तो आप उन्हें कमरे में ना आने दीजिएगा, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में उलझा कर रख दीजिएगा। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने जल्दी से आशीष का 3 पीस सूट पहन लिया था। वो सूट मैंने रेशमा के आने से पहले ही अपने सास के कमरे में छुपा कर रखा था। वो सूट पहनकर बाहर खड़ी हो गई थी। मैं कमरे की तरफ पीट करके खड़ी थी, इसलिए रेशमा मुझे पहचान ना पाई थी। वो जो बोली तो उसकी बातों ने मुझे हिला कर रख दिया था। आशीष, आपकी माँ आ गई है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उनसे मिल लूँ। इतनी देर में आशीष भी लिविंग रूम में दाखिल हो गए थे। उनके पीछे पीछे ही मेरी सास भी थी। मेरी सास आशीष को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे मेरे सास की नज़र रेशमा पर पड़ी, वो चकित हो गई थी। मेरी सास ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया था। ये देखकर मैं हैरान हो गई और रेशमा से बोली, रेशमा, आज तुम मुझे अपनी हकीकत बता ही दो। रेशमा लगातार रोने लगी थी और फिर वो बोली, मेम साहब, मैं एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की हूँ। मेरे माँ बाप के नाम का डंका बजता था, लेकिन मैं अपने बाप की इज्जत संभाल ना पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो हमारे ख़ानदान में कभी किसी दूसरे बाप ने नहीं किया था। मेरे माँ बाप मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में भेजते थे। मेरे साथ गाड़ी और ड्राइवर रहता था और मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारी बिरादरी का था और ना ही हमारे बराबरी का। इसलिए मैं जानती थी कि ये शादी नामुमकिन है, लेकिन एक दूसरे के बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते थे। इसलिए मैंने उस लड़के से भागकर शादी कर ली थी। बाप की बद्दुआ मुझे लग चुकी थी, इसलिए सुख तो मुझसे भी छिन गया था। मेरा पति एक नंबर का निकम्मा निकला था, कोई काम करता ही नहीं था। वो 2 दिन काम पर जाता तो 4 दिन घर पर बैठा रहता। पहले पहले तो हमारा गुजारा होता रहा, मगर जब बच्चा हुआ तो फिर मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी थी। मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। फिर जब मैं आपके घर आई तो आशीष को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि आशीष तो मेरा सगा भाई निकला था। आशीष ने मुझे कहा था मैं इस घर से निकल जाऊं और आपको कभी भी ये ना बताऊं कि मैं आशीष की सगी बहन हूं। लेकिन मैंने बहुत सालों बाद अपना सगा देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने खूनी रिश्ते समय के समान होते हैं। मैंने आशीष को मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं हर रोज़ गर्म शाल इसलिए ओढ़ कर आती थी क्योंकि वो मेरे सालगिरह पर मुझे मेरे भाई आशीष ने भेंट दी थी। मैं गाजर का हलवा भी बना कर लाती थी क्योंकि आशीष मेरे हाथ से बना हलवा बड़े शौक से खाता था। और मैं हर रोज़ आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए सफाई करती थी क्योंकि वो हलवा छुपाकर पर्दे के पीछे रख सकूं। और हर रोज़ आपके कमरे में माफ़ीनामा भी लिखती थी। मगर आशीष मुझे माफ़ करने के बजाय मुझे अपने घर से भगाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको धमकाना शुरू कर दिया था। मैं उनसे कहती थी कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं मेम साहब को बता दूंगी कि मैं आपकी सगी बहन हूँ। वो नहीं चाहते थे कि आपको ये सब पता चले और आप भाई को छोड़कर चली जाए, इसलिए मुझे ये सब हरकतें करनी पड़ रही थी। रेशमा अपनी सारी हकीकत सुनाकर रोने लगी थी। वो कहती जा रही थी कि पिताजी को दुख देकर मैं भी तो खुश नहीं रह पाई ना। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, उनसे मेरे खूनी रिश्ते टूट गए। पति भी बदल चुका था और वो लड़की जिसके आगे पीछे नौकर घूमते थे, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए खुद एक नौकरानी बन गई थी। मेरी सास अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर पाई थी। उन्होंने तुरंत रेशमा को गले लगा लिया था। आशीष बोले, माँ, मैं जानता था आप अपनी बेटी से नाराज़ नहीं रह पाएगी, लेकिन मैं आपके साथ बदतमीजी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चले जाए और रेशमा को ना देखे। मैं आगे बढ़कर बोली, आशीष, माँ का दिल कभी गलत फैसले नहीं करता। रेशमा अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुकी है, अब आप भी इसके सिर पर हाथ रखकर माफ़ कर दो। आशीष की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने भी रेशमा को माफ़ कर दिया था, जबकि मैं सोच कर रह गई थी कि इस दुनिया में कितनी लड़कियों को प्यार और मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी कोटों पर लाकर बेच दिया जाता है तो कभी सारी ज़िंदगी भर पछताते जीना पड़ जाता है और अपने रिश्तों को याद कर करके आहें भरती रहती है। काश लड़कियां भी संभल जाए कि जो लड़का घर से भगाने की बात करता है, क्या वो कभी उस औरत की
हिफाजत कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।